पेपर 2 के सेगमेंट के बारे में जो कि शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये टॉपिक आज हमने क्यों लिया है, क्योंकि हाल ही में हमारे कस्तूरी रंगन साहब का देहांत हुआ है और ये जो टॉपिक है उनके लिए समर्पित है। तो क्या है कि एक चर्चा में एक विषय भी बना हुआ था और ये टॉपिक हम लेके आए हैं क्योंकि हो सकता है कि आने वाली आपकी जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज साथ ही मेंस जो होने वाला है 9 तारीख से, वो कहीं ना कहीं हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए मिल जाए। तो मुझे लगा कि अगर ये देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, इसको चर्चा करने के पहले हम बता दें कि चैंपियन स्क्वायर लेकर आया है 7 मई से एक संजीवनी 1.0 सीरीज। अब आपके मन में फिर से क्वेश्चन होगा कि ये संजीवनी 1.0 क्या है। तो संजीवनी 1.0 फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फॉर ऑल एक बैच है जो 2024 के नए जो सिलेबस में पार्ट ऐड हुए हैं, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन माध्यम में। साथ ही साथ अगर कुछ कोशिश रहेगी कि अगर उसको हाइब्रिड में करने की, बट ऑफलाइन माध्यम में हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। टाइम रहेगा, फिर से मैं आपको बता दूं, 7 मई है, शाम को 5 बजे से 8 बजे जब आपका एक फ्री टाइम होता है तब आप आइए हमारे संस्थान। अभी इसको रजिस्टर कर लीजिए। अभी आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में लिंक दे देता हूं मैं संजीवनी बैच की। तो उस संजीवनी बैच में आपको क्या करना है, उस लिंक को क्लिक करना है, फॉर्म फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद 7 तारीख को 5 बजे से 8 बजे डेली 1 महीने की क्लासेस होगी। उन 1 महीने में हम आपकी कोशिश करेंगे कि पूरे की पूरे जो ये नए नए सेगमेंट ऐड हुए हैं, आंसर राइटिंग के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, विथ प्रिंटेड नोट्स के साथ हम आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में गुणोत्तर वृद्धि कर पाए। ठीक है, साथ ही और भी बता दें कि 15 तारीख को यानी 15 मई को हम लेकर आ रहे हैं अपराजित 2.0। अपराजित 2.1 हमारा बैच ऑलरेडी रनिंग कंडीशन पे है, मगर 2.0 नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें फिर से आपको एक नई चीज बता दें कि हम मध्य प्रदेश में पहला ऐसा संस्थान होंगे जो एक ही फीस में आपको 2 बार मेंस पढ़ाएंगे। होता क्या है कि तैयारी की इस ड्यूरेशन में, मैंने कल भी डिस्कस किया था कल के लाइव लेक्चर में, कि तैयारी के ड्यूरेशन में इनिशियल लेवल पे बच्चा क्या है, एक मीन्स पढ़ता है मगर उसको बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है क्योंकि मेच्योरिटी का लेवल नहीं होता है। मगर जब वो तैयार हो चुका होता है तब तक उसकी क्लास एंड हो चुकी होती है, और जब एंड की कगार पे पहुंचता है तो फिर क्लासरूम के प्रोग्राम वाले जो क्लासेस होती हैं या कोचिंग वाले होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारा कमिटमेंट एक मीन्स का था, उसके बाद आपके अगले मीन्स से हमारा कोई लेना देना नहीं। तब बच्चा फिर अपने आप को बेसहारा फील करता है। अब उस समस्या का निजात करने आए हैं। हम आपको एक ही फीस में आपको 2 बार मेंस पढ़ाएंगे। एक बार आप पढ़िए, फिर कुछ चीजें आपकी स्किप होती हैं, अगेन आपको फिर साल भर आप पढ़िए। अब कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंसर राइटिंग में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके मेंटरशिप में बता दूं कि आपको 1-to-1 मेंटर मिलेंगे जो आपकी लिखावट से लेकर आपके निबंध तक पूरी जितनी समस्याएं हैं उसका अंत कर देंगे। साथ ही साथ 2 वर्ष की रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। तो बहुत कुछ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं 7 मई को शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे की डेली क्लासेस में। एक चीज और ऐड करा दूं कि 11 मई को लेकर आ रहे हैं मैं स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि अपराजित 2.0 के लिए है। जितना अच्छे मार्क्स आ पाएंगे उतनी ही तेजी से आपको क्या मिलेंगे, कुछ ना कुछ छूट भी देखने को मिलेगी। जो आपके मेंस कोर्स में जो भी फीस XYZ जो भी आपको, ये तो सेंटर वाले ही बताएंगे, है ना, हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक जो एक मिनिमम अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी क्लासेस एकदम थ्रू आउट चलेंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो अभी हमने डिस्कस किया कि चलो आगे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ लिखिए। ठीक, तो 5 आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं, देखिए। आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पेंटागन बना सकते हैं, यूं, ऐसे। ये आप पे चॉइस पे डिपेंड करती है। मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट, लेमैन स्टूडेंट के तौर पे मैंने बताया कि भैया अगर आपके पास नहीं पता है तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे लिखिए ऐसे हेक्सा पेंटागन बनाइए। लिखिए पहुंच, पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, एडाप्टेबिलिटी और जवाबदेहिता। ठीक, तो आपको इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं और 1 2 3 4 5 करके सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता, चलिए आप बताइए, इसकी अध्यक्षता
इसको मिटा देते हैं, कस्तूरी रंगन साहब के नेतृत्व में हुई थी। ये कब आया? तो ये आया 29 जुलाई 2020 को ये नीति लॉन्च की गई। ये नीति कौन सी थी? तो 5-3-3+4, ये आपको ये फॉर्मूला पता है? ये एक पहली ऐसी नीति थी जो आपकी मातृभाषा में, वैसे तो पहले भी रिकमेंडेशन आ चुका है, बट अब इनका फोकस क्या है कि कक्षा 5 तक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखने का प्रयास करेगा। फिर क्लास 6 में ऐड होने के बाद जब उसमें वो प्रवेश करेगा तो अपनी नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वो वोकेशनल यानी व्यावसायिक एजुकेशन भी प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा। ये अपने आप में नया इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि स्कूलिंग की ड्यूरेशन में बच्चा अपना कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो अगर कुछ ना कुछ व्यवसायिक कौशल प्राप्त कर लेगा तो वो फिर क्या है कि वो उसको कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको फिर क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना खुद का सेल्फ स्टार्टअप चालू कर सकता है। तो ये बहुत सारे इनोवेटिव मॉडल के थ्रू वो वैज्ञानिक भी बन सकता है, कुछ ना कुछ उसकी खोजी प्रवृत्ति का निर्माण कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगता है? आप लोग कमेंट ही नहीं करते। मैं मेरा मानना है कि आप कमेंट करिए, बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा लेकर आने है या किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन चाहते हैं, आप एक बार जरूर इसमें मेंशन करिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश में पहली बार हम हाथ से लिख के ला रहे हैं। ठीक है, लोग होता क्या है, प्रिंटेड आंसर की बताना आसान है, बट हैंड रिटन फॉर्म में जब चीजें बताते हैं तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं देना, ज्ञान को हमको धरातल पे उतार के दिखाना, ये सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस किस सेगमेंट में परेशानी है, हम उसका बिल्कुल कुछ ना कुछ शंका का समाधान करेंगे। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे उतरते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आपका अभी चर्चा का विषय बना हुआ था, है ना? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसे आप बिल्कुल कुछ नहीं बनता है तो कुछ ना कुछ देखो, अधिनियम है, एक्ट है, ये आपको क्वेश्चन डील करना सिखाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल नहीं जिनको बिल्कुल ब्लैंक पोजीशन पे है। जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बताता हूँ। जब नहीं पता है तो उनको कैसे एग्जाम को, जब एग्जाम के टाइम में ये टॉपिक आ जाए तो हमें कैसे तोड़ना है, ये भी तो एक चैलेंज है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो अधिनियम आ रहा तो ये तो कोई ना कोई एक्ट है। ठीक, नारी शक्ति यानी कि नारी के सशक्तिकरण से संबंधित कोई ना कोई ये एक कानून बनाया गया है। तो आप एक बिगिनर स्टूडेंट के तौर पे कुछ नहीं है तो एक से दो लाइन ये बिल्कुल आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है कानून, ठीक, जिसका उद्देश्य नारी का सशक्तिकरण करना है। अगर आप दो पॉइंट अगर ऐसा मेंशन कर दें तो एटलीस्ट एक नंबर तो आपको मिलने जाएगा, आपकी कॉपी ब्लैंक नहीं होगी। आइए मुद्दे पर उतरते हैं। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये 106 नंबर का संविधान संशोधन है। ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, अधिनियम नहीं है। 128वां संविधान संशोधन अधिनियम है, मगर 106 नंबर का संविधान संशोधन है। ठीक, जो कि 2023 में हुआ। इसकी स्वीकृति, अब जब हम फॉर्मेट लिखेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब हुई, फिर किस नंबर का संविधान संशोधन है, ठीक, और सबसे सबसे बड़ी बात कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी की अनुमति कब मिली? 29 सितंबर। रट लो, लिख लो, याद कर लो, दिमाग में बसा लो, 29 सितंबर 29 9। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, 290909 9 देवी होती हैं, नारी शक्ति, 9 माता है, ठीक है, दुर्गा जी का 9 अवतार है, तो 29 पीछे का 9 है और सितंबर में भी 9 लगा हुआ है। बस क्या कह सकते हैं, 29 सितंबर 2023। क्लियर है? ये ट्रिक थोड़ी थोड़ी याद कर सकते हैं, वैसे ये मुझे लग रहा है कि आपको पहले से भी याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। फिर 106वां संविधान संशोधन, ये तो आपको याद होगा 2023 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो विधानसभा प्लस संसद में, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में प्लस संसद में महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान करना है? 1/3। ठीक, ये देखिए, महिलाओं को यह अधिनियम लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 क्या करता है? आरक्षण प्रदान करता है, जिससे कहीं ना कहीं अभी हाल ही में, अब आपके पास एक नया क्वेश्चन होगा कि सर अभी कितने परसेंटेज है, तो अभी 14 से 15% का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है संसद और विधानसभाओं में। ठीक है, 14 से 15% महिलाएं का प्रतिनिधित्व देख रही हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं अपना रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। बट शासन का उद्देश्य है कि 1/3% पहुंचे, तब कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिलेगा, उनकी डिसीजन पावर देखने को मिलेगी, और उनका जो नीति, हमारी नीतियां बन रही हैं
उनका भी रिप्रेजेंटेशन उसमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग। अब कोठारी आयोग आएगा तो किस चीज से संबंधित होगा? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये अपने आप में एक 2 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है। ये नया रूप में आ सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक, अगर ये आ जाए तो भी आपको यही लिखना है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन। इसका गठन हुआ 1964 में, बट इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की 1966 में, 1966 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। एक बार 2019 या 2020 के मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। फॉर्मेशन नहीं पूछा, इन्होंने रिपोर्ट कब पेश की। तो थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इसको इस चीज पे मेंशन कर दिया। ठीक, इसकी अध्यक्षता, इनका पूरा नाम डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसका उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य कुछ नहीं था, सीधे सीधे क्या करना है, प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा 10+2+3, इनका ये फॉर्मूला था। ये भी मातृभाषा पे, इनिशियल लेवल पे कक्षा 5 तक ये भी मातृभाषा के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि शिक्षा जो है वो मातृ लैंग्वेज में हो, मातृभाषा में हो। साथ ही साथ जीडीपी का शिक्षा में कितना होगा, 6% का योगदान चाह रहे थे कि जीडीपी में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भारत सरकार का बजट है वो करीबन करीबन 6% होना चाहिए। वो 6% अब भी क्या किया, कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी एज इट इज उसी को अपना लिया गया। ठीक, तो इनका सभी क्या था उद्देश्य? उद्देश्य आप अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य ये भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि जीडीपी का 6% अपना शिक्षा में खर्च करने के लिए उनका एक रिकमेंडेशन था। मगर मैंने लिख दिया कि सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, इनका एक सजेशन था। क्लियर है? नेक्स्ट, ज्ञान, GIAN, ज्ञान। सबसे पहले आप जब इस टाइप की चीजें आ जाए तो सबसे पहले बताइए कि दो चीज हो सकती है, इसका प्रारंभ भी बता सकते हैं आप या इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। मैंने इसको स्टार्टिंग किया प्रारंभ 2015, ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। ग्लोबल यानी कि वैश्विक, तो इनिशिएटिव्स, फिर एकेडमिक और नेटवर्क्स। तो हमको क्या करना है कि जो वैश्विक स्तर पे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, अच्छे अच्छे स्कूल है, अच्छी अच्छी रिसर्च जो क्या कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है, उनका कनेक्शन क्या है, भारत के साथ जोड़ने का प्लान चल रहा है कि भाई उस ज्ञान का फायदा हमारे देश को भी हो और हमारे देश की भी चीजें कुछ ना कुछ हम उनको एक्सचेंज कर पाए। तो देखिए इसको सबसे पहले पढ़िए। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों और संकाय को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक एवं, एक मिनट, हाँ, अब ये देखिए, शैक्षणिक एवं उद्योग विशेषज्ञों के साथ बातचीत का अवसर प्रदान करना है। जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, और अच्छे रिसर्चर्स हैं, अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, उनका क्या करना है, क्या करना है, इंटरेक्शन करना है। उनके ज्ञान का फायदा हमारी भी, हमारे जनरेशन को भी हो जाए। अभी जेएनयू यूनिवर्सिटी का विश्व की अन्य यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, MOU साइन हुए हैं, जिससे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, वो आ रहे हैं और अपने लेक्चर्स दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ये आपको इधर चीजें ब्लैंक दिख रही होंगी या चीजें विजिबल नहीं होंगी, बट PDF में मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। फिर से मैं बता दूं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे चीजें देख रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, चैंपियन स्क्वायर MPPSC वाला। उसपे आपको चीजें, वो एक पब्लिक चैनल है, प्राइवेट चैनल नहीं है, पब्लिक चैनल है। उस प्राइवेट जो पब्लिक चैनल में आप जाएंगे और ये PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आज कोशिश करूंगा कि इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाए, तो सीधे क्लिक करके इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, 2015 में चालू हुआ ग्लोबल इनिशिएटिव्स एकेडमिक, ठीक, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। दुनिया भर के जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, रिसर्चर है, वो क्या करना है, उनका देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों के साथ कोलैबोरेशन करना है, जो समय समय पर आए और अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे देश के जीवन में कुछ ना कुछ लेवल में उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP। ठीक, हो सकता है कि आपके पास ऐसे भी देखने को क्वेश्चन मिल जाए NEP के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं लिखे, तो आपको देखना है, इतना भी हमको इंग्लिश जानना है। ऐसा नहीं है लकीर के फकीर बनना है इंग्लिश हिंदी मीडियम की, नहीं कि भाई हमको नहीं सीखना, हम पुष्पा नहीं झुकेगा, नहीं झुकना पड़ेगा पुष्पा को। क्यों? क्योंकि पुष्पा को डिप्टी कलेक्टर बनना है। क्लियर है? तो NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के निर्धारित लक्ष्य का वर्णन करिए। ठीक,
फिर से मैं बता दूं, जब भी इस टाइप की चीजें हो तो आप, मैंने इस बार क्या किया, इस बार इंट्रो से शुरुआत नहीं की, सीधे अगर कभी कभी लक्ष्य पूछे जा रहे हैं तो सीधे निर्धारित लक्ष्य लिखिए, ऐसा इसको बॉक्स में बनाइए निर्धारित लक्ष्य, और सीधे लक्ष्य पे आप टू द पॉइंट लिख के जा सकते हैं। ठीक, आपके पास विकल्प और था कि 7 मार्कर में आप 1 से 2 लाइन में क्या लिख सकते थे, इंट्रो लिख सकते थे, फिर लक्ष्य बनाते, और लक्ष्य बनाने के बाद पॉइंट्स पे चीजें ऐसे मेंशन कर देते। मगर आज कुछ नए तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया है। ठीक, वैसे तो तरीका ये भी बढ़िया है, कोई बुरा नहीं, 1 से 2 लाइन में इंट्रो लिखिए, लक्ष्य लिखिए, उसके बाद सीधे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूद जाइए। ठीक, तो सबसे पहले लक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं भाई, देखो अगर ये तो लिख ही लिखे, साथ में बता दूं 5 3 3 + 4, ये तो है ही आपके पास, कीवर्ड्स मैं बता रहा हूं। फिर क्या करना है, व्यवसायिक शिक्षा, सही है। फिर शिक्षा पर 6% निवेश, ये खर्च नहीं कर रहे हैं हम, निवेश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको बाद में वापस भी दिखना पड़ेगा। फिर मातृभाषा, मातृभाषा कक्षा 5 तक क्या करना है, हमको शिक्षित करना है। साथ ही साथ और भी देख लेते हैं अपन, देखिए 2035 तक, ये आपके 2 मार्कर में भी आ सकता है, 2035 तक उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी सकल नामांकन अनुपात कितना करना है, 50% करना है। फिर से रट लीजिए, 2035 तक जो हायर एजुकेशन GER है, सकल नामांकन अनुपात 35% करना है। नेक्स्ट लक्ष्य क्या है, 2025 तक कक्षा 3 तक हमको गणितीय ज्ञान सिखाना है। 2025 तक जो ये चल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उनको कौन सा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक आ अनार का आम का ABCD पता हो, साथ ही साथ संख्यात्मक कौशल भी हो, भई थोड़ा गुणा भाग करना जान रहे हो, ये सब छोटी छोटी चीजें जान रही रहा। तो 2025 तक राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना, कक्षा 3 तक है। ठीक, इसको ज्यादा मैंने डिस्क्रिप्शन में करने का मैंने ज्यादा सोचा नहीं था, क्यों, क्योंकि हमको टू द पॉइंट आंसर देना है सबसे। फिर पर नेक्स्ट करते हैं 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक। ठीक, माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा मंडल वाला कक्षा 10 तक क्या करना है, 100% GER करना है। 2030 तक हमको जो स्कूली शिक्षा है प्राइमरी से लेकर कक्षा 10 तक, उसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ना, सकल नामांकन अनुपात GER कितना रखना है 2030 तक, 100% रखना है। फिर से मैं बता दूं, हायर एजुकेशन में 2035 तक 50%, यहाँ 2030 तक 100%। फिर 2030 तक समावेशी और समता मूलक शिक्षा प्रदान करना है। हमको कोशिश ये करना है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई हमारा हिडन एजेंडा नहीं होगा सरकार का। आर्टिकल 21A के तहत क्या कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, कक्षा 6 से लेकर वो सॉरी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक का निःशुल्क शिक्षा। देश का एक दायित्व भी बनता है ना, देश का दायित्व है क्या, कि देश का दायित्व ये बोलता है कि भाई देश के प्रत्येक नागरिक को हमें शिक्षित करने का हमारा दायित्व है, और इस दायित्व का पालन शासन कर रही है। ठीक, इसीलिए सरकारी स्कूलों की स्थापना हो रही है, अच्छे अच्छे टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है। साथ ही शिक्षकों को 2023 तक मूल्यांकन सुधारों के लिए तैयार रखना है। और बता दें कि बीएड एजुकेशन को उन्होंने इंटीग्रेटेड एजुकेशन सेक्टर पे शिफ्ट कर दिया है, यानी कि बीएड पहले 2 वर्ष का होता था, अब इंटीग्रेटेड स्टडी के साथ अब 4 वर्ष का बीएड होगा। तो शिक्षक अब नहीं शिक्षक चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षक चाहिए। उन्हें ऐसा रास्ते चलते हुए नॉर्मल टीचर नहीं चाहिए कि आए और बैठ रहे हैं और स्वेटर बुन रहे हैं, नहीं वैसा टीचर नहीं चाहिए। अब वो टीचर चाहिए जो बिल्कुल जिसका इंटरेस्ट हो, जैसे इंजीनियरिंग में 4 साल की एकदम डेडिकेट तैयारी होती है कि नहीं भाई इंजीनियरिंग का सेक्टर है, आपको पूरा एकदम कौशल युक्त शिक्षा प्राप्त करनी है। तो बीएड को पहले लोग हल्के में लेते थे, 2 वर्ष का करते थे, नहीं अब शासन ने बोला पूरा प्लान बनाया कि नहीं, बीएड आप वही करेगा जिसका फुल फोकस हो टीचिंग के सेक्टर में, इसलिए उन्होंने 4 वर्ष का बीएड कर दिया है। फिर खुली हाँ, ओपन एजुकेशन, खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस करना है। देखिए क्या रहता है, कभी कभी दूरांचल इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में चीजें कभी कभी क्या रहता है, पहुंच नहीं पाती, पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है ना, ये शब्द कभी कभी थोड़ा सा रह जाता है, पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती। साथ ही साथ वो लोग
जो घर में जिनके माँ बाप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि हम गुड़िया को नहीं पढ़ाएंगे, केवल अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बेटे को पढ़ाएंगे, इस टाइप की शिक्षा को के लिए फिर अब समस्या क्या होता है कि पेरेंट्स कभी कभी पैसा खर्च करने से, दो बच्चों में एक बच्चे के लिए पैसा खर्च करने के पास उनके पास पैसा होता है। इस टाइप की जब दिक्कतें आती हैं तो शासन ने बोला कि एक काम करते हैं, हम ओपन एजुकेशन करते हैं, आप आइए पढ़िए, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। तो खुली शिक्षा के माध्यम से 2 करोड़ बच्चों को भी मुख्य धारा में शामिल करने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर SDG 4 शिक्षा की बात। SDG अच्छा याद रखिए कि कोशिश करें जब भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आए, पर्यावरण से आए, शिक्षा से आए, स्वास्थ्य से आए, गरीबी से आए, भुखमरी से आए, तो आपको SDG से भी चीजों को लिंक करना है। जब आपका कॉपी चेकर जब इस टाइप की आंसर देखेगा तो उसकी आत्मा एकदम हरी हो जाएगी कि नहीं भैया, बस इसी बच्चे के लिए ये पूरी कायाकल्प रचा गया है। जो मेंस का जितना ये जो चीजें दिख रही हैं, ये पूरी कायाकल्पना इसी बच्चे को पाने के लिए की गई थी। जब आप चीजों को लिंक करते हैं तब आपका बौद्धिक कौशल दिखता है कि आप कितने बड़े कैनवास में चीजों को देखते हैं। क्लियर है? रटा रटाया आंसर नहीं होगा। जब ये रटा रटाया कब पता चलेगा? जब इस टाइप की चीजें आंसर दोगे ना, तब पता चलेगा कि नहीं, रट्टू तोता नहीं है, ये कुछ ना कुछ चीजों को लिंक करने वाला एक अधिकारी है। ठीक है, तो SDG 4 के अनुरूप 2030 तक क्या करना है? 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिख दिए, अगर आपको ये लिखने में अड़चन आ रही है, आपको लग रहा है कि ये ज्यादा शब्द हो रहे हैं मेरे, तो कोई बात नहीं है, ये जितनी चीजें दिख रही हैं इसको आपको चुपचाप मेंशन कर देना है पॉइंट्स पे और आपकी चीजें साकार हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो सही लग रहा है? बताइए, आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं मान के चल रहा हूँ कि स्क्रीन के उस पार कहीं ना कहीं आपके चेहरे में एक छोटी सी मुस्कुराहट होगी। अगर ये छोटी सी मुस्कुराहट मैं आपके लिए ला पाया तो ये मेरी और मेरे सफल जो हमारे संस्थान है उसकी सफलता होगी। ठीक, आप कुछ ना कुछ सीखने का भी प्रयास करिए। इस PDF को पाने के बाद आप एज इट इज लिखने की कोशिश करें। देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छी बात निकल के आई कि इस ड्यूरेशन में एक समस्या ये आती है कि सर हमसे लिखना नहीं आता है। तो कुछ कुछ मत करिए, राइटिंग खराब है कोई बात नहीं, राइटिंग खराब है तो जब ये लाइन वाली आपके पास कॉपी है, लाइन वाली, तो आप बहुत माइक्रो लेवल की बात बोल रहा हूं मैं, आपको एकदम लगेगा कि सर ये क्या बातें बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, ये सर अब तो हम बड़े हो गए। नहीं, बड़ा बनने के लिए फिर से छोटा बनना पड़ता है। सबसे पहले हम जो, अगर राइटिंग जिसकी खराब है तो डेली प्रैक्टिस करिए आ अनार बनाने की। ठीक, ई इमली बनाने की, बड़ी ई कैसा होता है, ठीक, औ की मात्रा कैसी होती है, बड़े बड़े अक्षरों के साथ शुरुआत करिए। जब एक आध हफ्ते तक आपके अक्षरों की बनावट अच्छी हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली इसका फॉन्ट आप छोटा कर दीजिएगा। जब ये चीजें अच्छी हो जाए तो आप उसका छोटा कर दीजिए, साइज छोटा कर दीजिए। फिर जब ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक, मैं अक्षरों की बनावट पे स्पेशली फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए 1500-1600 कंटिन्यूसली कॉपी आ रही, आपकी कॉपी को अच्छा दिखाना भी तो जरूरी है ना? जैसे आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोग आपको पसंद करें, अट्रैक्ट हो। तो यहाँ भी वही हाल है। ठीक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को ही कहते हैं। तो ये छोटी छोटी राइटिंग के साथ आप सुधार कर सकते हैं। फिर मेरा ये मानना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है ये लिख देते हैं समावेशी, और ये लिख लेते हैं। क्या ये शिरोरेखा सही है दोस्तों? बताइए आप। आपको सिरोरेखा खींच रहे हैं तो सबसे पहले अच्छा जो शब्द दिखता है, अच्छा इसमें कुछ लोगों को ये लगता है हमारा टाइम बच रहा है, हमारा टाइम बच रहा है, अब हम इससे हम अपना मेंस पूरा कर लेंगे। तो दोस्त, आपका टाइम तो जरूर बच रहा है, आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन एकदम अजीब सा दिखेगा, भद्दा सा दिखेगा। तो मेरा मानना है कि जैसे कि ये स्थिति वही होगी कि हमने चार चार दीवारों से बना हुआ एक घर बना दिया मगर उस पर छत नहीं डाली, तो घर कैसा दिखेगा? लगेगा कि दीवार तो बहुत बढ़िया है, आपने टाइल्स वाइल्स बहुत अच्छे कर दी, नल अच्छे लगा दिए, मगर छत नहीं लगाया तो सब पानी चला गया। तो अगर आप इसको ये देखिए, शिरोरेखा में कर दिया, कितने प्यारे शब्द देख रहे हैं। अच्छा, एक दिन में हैबिट नहीं आएगी, इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा तरीका क्या है कि आप राइटिंग सुधार करने का, फिर से मैं आपको बता दूं, राइटिंग सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? न्यूज़पेपर का एक कॉलम लीजिए, 10 से 15 लाइनों का, उसको जैसे शब्द बने हुए, जैसे न्यूज़पेपर के शब्द बने हुए एज इट इज उतार दीजिए। ठीक, जैसे उस पे लिखा है भारत पाकिस्तान विवाद, तो देखिए भारत कैसे लिखा हुआ है, भारत डैश
पाकिस्तान डैश विवाद। इनिशियल लेवल पे आपकी राइटिंग ऐसी नहीं आएगी, मगर धीरे 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 करते करते ये सब चीजें आपकी कमांड पे हो चुकी हैं। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो रिस रिस के आएगी। स्किल ऐसी चीज है जो धीरे शनै शनै आएगी, मगर आएगी जरूर, तो फिर परमानेंट आएगी। तो आप ये लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ समस्या क्या है, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। तो राइटिंग अच्छी करने के लिए क्या हमने कभी आत्मा पे हाथ रख के बोलिए, क्या हमने राइटिंग पे सुधार करने के लिए कभी अपने आप को फोर्स किया? नहीं किया। हमको कोशिश करना है कि अब डेली न्यूज़पेपर को कुछ नहीं कुछ छापिए, एज इट इज छापने का प्रयास करिए। एक हफ्ते के बाद आपकी बनावट पे जब अपने दिमाग को फोर्स करेंगे कि नहीं भाई ये अक्षर बनावट अच्छी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका जो लिखावट है वो अच्छी देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही लिखावट अच्छी हुई तो आपका प्रेजेंटेशन और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। ठीक, चलिए, ये बीच बीच में ये हम ज्ञान की पुड़िया आपको खोलते चलेंगे और आपको ये पुड़िया देते चलेंगे, जिससे कुछ ना कुछ आप सुधार कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास परियोजना। विकास विकास परियोजनाओं में विस्थापित वर्ग। देखिए, अच्छा क्वेश्चन पढ़ना सिखाता हूं मैं आपको। विकास परियोजनाओं में विस्थापित वर्ग से आप क्या समझते हैं? इनसे संबंधित प्रमुख समस्याएं बताइए। तो आपको विकास परियोजना नहीं बनाना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो विकास परियोजना नहीं बताना है। आपको क्या पूछ रहा है वो? विस्थापित वर्ग। जब भी डेवलपमेंट होता है तो ये जो विस्थापित है, ठीक है, जिनका गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन करती है, रिहेबिलिटेशन करती है ना, जिनका फिर कहीं ना कहीं स्थापना करना पड़ता है, तो उनके विकास परियोजना में विस्थापित वर्ग से आप क्या समझते हैं? पहला तो वो आपसे पूछ रहा है कि विस्थापित वर्ग क्या है, साथ ही इनसे संबंधित प्रमुख समस्याएं बताइए। ठीक, आप ये आंसर मत पढ़िए। ठीक, जब भी आपके आपने आस पड़ोस में देखा होगा, घर गांव में देखा होगा कि जब भी बड़े डैम बनते हैं, ठीक, खंडवा खरगोन वाले बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे कि जब ये सरदार सरोवर जो डैम बना, बांध बना, तो उसका बैक वाटर कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं इन्होंने प्रभावित किया। ठीक, तो आप क्या समझ रहे हैं, जब ये प्रभावित हो गए तो लोगों को सरकार उठा के दूसरी जगह से शिफ्ट करेगी, है ना? फिर या तो आपने देखा होगा कि कोई बड़ी परियोजना एनटीपीसी आती है या ओएनजीसी गेल का निर्माण होता है, तो क्या करते हैं कि उस क्षेत्र का लैंड एक्विजिशन कर लेती है सरकार, उसका अधिग्रहण कर लेती है और उठा के लोगों को कहीं शिफ्ट कर देती है। अब होता क्या है कि भारत जैसे देश में वो भूखंड नहीं है, लोगों के इमोशन का एक अहम अंग है। वो अपनी धरती को अपने माता के तुल्य मानता है। कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अपनी धरती को प्राणों से ज्यादा मूल्यवान समझता है। जब वो उसकी धरती उससे छूटती है तो उसका इमोशन, उसका भाव भी कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाता है। और यही सब चीजें विस्थापित वर्गों के साथ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जब इस प्रकार की जब समस्या देखने को मिलती है तो वो उपजाऊ जमीन क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती। आप उसका पैसा जरूर दे सकते हैं कि भाई 50 लाख, मगर 50 लाख धीरे धीरे वो कम होंगे, मगर ये जो जमीन थी वो हमेशा प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ कमा के दे रही थी, कमा के भी दे रही थी और खुद का लालन पालन भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या देखने को मिलती है। आइए हम प्रश्न के तौर पे जान लें, विस्थापित वर्ग क्या? वे लोग, शब्दों का चयन देखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, शब्दों का चयन। देखिए, विस्थापित वर्ग क्या है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उसको लगाने के ड्यूरेशन में जब वो अधिग्रहण कर लेते हैं तो फिर दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। अब हम शब्दों के चयन का तरीका देखते हैं। वे लोग या समुदाय जिन्हें बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे बांध, उद्योग, खनन, सड़क, रेलवे, ट्रेन लगती है, ट्रेन की लाइन चली जाती है तो देखते हो कि एक नौकरी मिलती है और 2-4 करोड़ रुपए मिल जाता है। दो साइकिल में चलने वाले लोग क्या करते हैं? स्कॉर्पियो से चलने लगते हैं। सच बात है ये, फील करेंगे आप लोग जिनके घर से रेल लाइन गुजरी होगी ना, वो अचानक ओवर द नाइट सुपरस्टार, अपने आप को बिल्कुल एकदम मुकेश अंबानी समझने लगे हो। क्यों? क्योंकि भाई अचानक पैसा आता है उनके पास, ठीक, और एक नौकरी में मिल जाती है तो थोड़ा सा उनका लेवल उठ जाता है। ठीक, तो रेलवे, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि अभी पीएम मित्र पार्क लग रहा है, तो धार वाले सेक्टर में, पीथमपुर वाले सेक्टर में क्या है, लैंड एक्विजिशन चल रहा है। 2100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है भारत सरकार। अब 2100 करोड़ में ये लैंड एक्विजिशन भी शामिल। अब लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि प्रभु आप ये जमीन छोड़ दीजिए, हमें यहाँ पीएम मित्र पार्क बनाना है टेक्सटाइल के लिए। ठीक, तो अब लोग, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यही है विस्थापित वर्ग। तो क्या है? वे लोग या समुदाय जिन्हें बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे बांध, उद्योग, खनन, सड़क, रेलवे, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि के कारण अपना घर,
अपनी जमीन और अपनी आजीविका छोड़नी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? विस्थापित वर्ग बोलते हैं। ठीक, बड़ी परियोजनाओं के कारण लोगों का घर छोड़ना, उसकी आजीविका छोड़ना और साथ ही जमीन छोड़ने की जो कंडीशन है, उन्हीं उन्हीं लोगों को विस्थापित वर्ग बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? पार्ट टू, इससे संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या है? तो आपने को क्या करना है? ऐसे समस्या लिख सकते हो। ये कोई कोई फिक्स पैटर्न नहीं है समस्या के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समस्याएं, ये बॉक्स बनाइए और लाइन लिखिए और यूं कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये यूं घुमा सकते हैं। ये भी नहीं घुमा सकते तो कोई बात नहीं, आपके पास 1 मिनट बचा हो, ठीक, तो यूं घुमाइए और चीजें ऐसे बता दीजिए कौन कौन सी समस्या है। ये 1 से 1.5 मिनट का समय होगा, तब आप आपको ये चीजें करके दिखा सकते हो। ठीक, अपने पास इनफ समय था। फिर मैं बता दूं इसका एवरेज टाइम कितना है? 3 मिनट का। 3 मिनट में आप इस चीज को डन कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, सरकार द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की कमी। सरकार लैंड एक्विजिशन कर लेती है, जब मगर उनको शिफ्टिंग करने की बारी आती है तो ये शासन का नहीं, शासन के नीचे जो अधिकारी हैं वो लोग लेत लतीफी करते हैं, जिससे लोग ना वो क्या रहते हैं ना घाट, वो कहते हैं कि ना घर के ना घाट के, ना वो अपना घर भी छूट गया और नई जगह जहां का पदस्थापना करे, जहां उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे थे वहां वो भी नहीं हो पा रहा है। तो वो दोनों तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, तो ये भी एक समस्या है। फिर आजीविका का नुकसान, जैसे खेती, मवेशी, रोजगार, आजीविका से वंचित हो जाता है। होता क्या है, जब भी कोई आदमी अपने गाँव में एक साथ रहता है तो क्या रहता है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, पशुपालन से दूध दूध बेचने का काम करता है, तो ये आजीविका जो उससे जुड़ी रहती है वो भी नष्ट हो जाती है, तो ये भी एक समस्या है। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन, जैसे रिश्ते, परंपराएं, त्योहार, स्थानीय भाषा। होता क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहां 100 किलोमीटर में खान पान, रहन सहन, जीवन, बातचीत, नाते रिश्तेदारी सब चेंज हो जाती है। अब किसी व्यक्ति को आप अचानक, जिसने जिंदगी अपनी गुजार दी किसी एक गांव में, किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे हमारे निमाड़ के व्यक्ति को अगर आप बघेलखंड ले जाएंगे तो वो कैसा फील करेगा? अपने आप को अकेला फील करेगा, इस सामाजिक से अलगाव। देखिए, मध्य प्रदेश उसके लिए भी है, मगर समस्या ये है कि वो कहीं ना कहीं फील करेगा कि अरे यार, मेरा देश, मेरा जो देश था वो निमाड़ था, मेरा अपनापन था, मावा बाटी खाने को नहीं मिलेगा, उसको फिर यहाँ लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। चीजें वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, मगर उसको कहीं ना कहीं अलगाव का एक भाव देखने को मिलेगा, तो ये भी एक समस्याओं में से एक है। फिर मानसिक तनाव एवं असुरक्षा। फिर क्या है, कभी कभी जब चीजें आपकी, जमीन आपसे दूर होती है ना, तो तनाव आता है। अरे यार, मेरी चीज छूट गई, पैसा तो मिल गया मगर मेरी जमीन थी, वो मेरी माँ समान थी। वो ये तनाव धीरे धीरे होता है और फिर कभी कभी आप देखते होंगे कि इस तनाव की पोजीशन पे जो किसान है वो फांसी लगा के आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। इसका ये सोल्यूशन, आत्महत्या कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, मगर कभी कभी भावावेश में लोग ऐसे चीजें कर लेते हैं। फिर मुआवजे की अनियमितता, लोगों को क्या करते हैं, जितनी धनराशि मिलनी चाहिए थी बिचौलिए खा जाते हैं, या संबंधित सरकार के नुमाइंदे उठा ले जाते हैं पैसा। ये मुआवजे की राशि अगर जितनी तय होनी चाहिए, कि जैसे एक्स अमाउंट है, जैसे 50 लाख रुपए तय हुई, तो 50 लाख सच सच में संबंधित व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, मगर 50 की जगह 10 लाख मिल रहा है, 40 लाख बीच का जो तंत्र है वो खा जाता है, तो ये भी एक समस्या है। और चीजें मिलती हैं तो बहुत देर से मिल रही। ठीक, आपने तो उसकी जमीन इंस्टेंट लेवल पे छुड़ा ली, ठीक, रिक्वेस्ट करके आगे तो आगे बहला फुसला के छुड़ा ली, और उसके बाद उसको 10-10 वर्षों के बाद चीजें दे रहे हैं, तब तक वो व्यक्ति इस दुनिया में, हो सकता है इस दुनिया से चला जाए या रह रहा है तो वो लायक ही ना बचे। ठीक, तो इस टाइप की बहुत समस्या देखने को मिलती है। फिर आप ये देखेंगे कि होता क्या, फिर धीरे धीरे इस टाइप के लोग अगर घर में बेरोजगार होते हैं या किसी क्षेत्र में माइग्रेटेड होते हैं, तो माइग्रेटेड धीरे धीरे शहरों में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, और ये झुग्गियों में रहते हैं। और झुग्गियों में रहते 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 क्या है, सबसे पहले गरीबी बढ़ाते हैं, गंदगी भी चीजें हो सकती है, बहुत सारी गंदगी। फिर क्या रहता है, जब आदमी झुग्गियों में रहता है, उनको उस बेसिक फैसिलिटी से वो वंचित रह पाता है, इसलिए उसे मजबूरी में झुग्गियों में रहना पड़ता है ना। गंदगी आसपास रहती है तो वो एक तो अस्वस्थता, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, शहरी झुग्गियों में वृद्धि, गांव से शहर की ओर क्या होता है, लोगों का पलायन हो जाता है, ये भी पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इस टाइप की जो पॉइंट्स है अगर आपने मेंशन कर दिया, तो आपके आंसर भावों से भरे होंगे। कॉपी चेकर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो बस यही बोलेगा कि बस
आप ही मेरे लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। क्लियर है? ये हमारी कोशिश है। ठीक, आप हमारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, खासकर हमारा टेस्ट सीरीज है। ठीक, हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है। 2026 के लिए भी हम नई टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। टेलीग्राम पे ये चीजें मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा एक बार आप उसको स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो हम आपकी हमारी जो जो हमारी क्या कर सकते हैं, जो जुगलबंदी है वो देखने को मिलेगी टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में भी हम यही मॉडल आंसर की के साथ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 के लिए भी हम लेके पूरी हमारी कोशिश चल रही है। कोशिश क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली रनिंग में है। नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, सही तकरीबन तकरीबन डेट डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, बट मई के माह में हम टेस्ट सीरीज नई लॉन्च कर रहे हैं 2026 की। तो उस 2026 की बैच की टेस्ट सीरीज को भी आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में क्यों फिर से एक नया क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों क्यों वाला होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट की निशानी भी यही है। दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, इस ड्यूरेशन में क्या करें, तो इस ड्यूरेशन में आंसर राइटिंग सीख लो। आपकी विषयों पे कमांड हो जाएगी। जब कमांड हो जाएगी तो आप प्रीलिम्स जब जैसे ही निकालोगे तो आपका मेंस ऑलरेडी तैयार होगा। जब ऑलरेडी चीजें तैयार होंगी तो आप बहुत अच्छे से चीजों को डन कर पाएंगे। क्लियर है? तो हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करिए, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। हम आपको मॉडल आंसर की देंगे, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटर करेंगे। फिर आपको हो सकेगा कि आपको लिख के भी दिखाएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है? साथ ही साथ जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं हमारे, जो ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, वो भी आपको डेली मेंटर करेंगे। ये बोलने के लिए नहीं है, ये सच में आपको धरातल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 10 मार्कर के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को एक नजर में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित, हायर एजुकेशन प्रणाली से संबंधित चुनौतियों को बताते हुए उन चुनौतियों के समाधान के उपाय लिखिए। कौन कौन सी हायर एजुकेशन में चुनौतियां हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित चुनौतियों को बताना है। ठीक, सबसे पहले उच्च शिक्षा बताना है एक, फिर उसकी चुनौतियों को बताना है, और चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत करना है। ठीक, तो अच्छा, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार का आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसा आंसर लिखते हैं, कमेंट में करिए। इस टाइप का जब ये आंसर आता है तो आपका डील करने का क्या तरीका है। आप एक काम कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, बहुत अच्छी चीज है। हम एक काम कर सकते हैं, कल परसों से जब भी हम स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। ठीक, उसका आंसर आपको लिखकर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको भेज देना है। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। ठीक, कुछ क्वेश्चंस देंगे, इससे टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा, जिससे मजा आएगा कि नहीं यार सच में आप कर रहे हैं। देखिए, हम चेक करके हो सकता है दे पाए, बट मैं आपको यह है कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक जैसे अगर 50-60 आंसर आ गए तो मैं 1-2 दिन डिले होगा मगर चेक करके आपको व्हाट्सएप चैनल पे वापस भेजने का कमिटमेंट तो कर रहा हूँ। ठीक, एक बार देखें तो आप कैसे चीजें आंसर लिख पा रहे हैं। ठीक, कि इन 10-12 दिनों में आपने कुछ चीजें सीखी कि नहीं सीखी। तो कल से जब हम कुछ ये अभ्यास का नया वीडियो लेके आएंगे तो कुछ 2-4 क्वेश्चन दे के भी जाएंगे कि भैया इसका आंसर 2 मार्कर के 2 क्वेश्चन, एक 7 मार्कर और एक 10 मार्कर। ठीक, या एक काम करते हैं, एक 7 मार्कर से शुरुआत करते हैं। एक 7 मार्कर दूंगा मैं आपको, एक पेजेस में बिल्कुल फॉर्मेट के साथ आप मुझे लिख कर व्हाट्सएप चैनल, हम आपको व्हाट्सएप चैनल का जो नंबर है वो आपको शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर शेयर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉप करना है और वीडियो वो सॉरी फोटोज आपको भेज देना है। मैं चेक करके आपको कितनी गुणवत्ता है, क्या सुधार है, वो करके भेजूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं उच्च शिक्षा। सबसे पहले आप बताइए उच्च शिक्षा क्या होती है। भैया, स्कूलिंग के बाद जो एक विषय विशेष के लिए आप तैयारी करते हैं वही उच्च एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। उच्च शिक्षा क्या है? सभी को प्राप्त होने वाली विद्यालय शिक्षा के पश्चात, सभी को प्राप्त होने वाली विद्यालय शिक्षा के पश्चात कुछ विशिष्ट विषयों से, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, विषय से संबंधित शिक्षा। हो सकता है कि आपने मैकेनिकल ज्वाइन कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कोई एमबीए में चले जाते हैं। एमबीए तो चलो वो तो मास्टर्स में आ जाता है। कुछ लोग कॉमर्स के सेक्टर पे चले जाते हैं। तो पर्टिकुलर क्या है, विषय, विशिष्ट विषयों से संबंधित शिक्षा है। यह व्यक्ति को परिपूर्णता तक ले जाती है। मतलब ये इस टाइप की वो एजुकेशन होती है जो व्यक्ति को ग्रेजुएट बनाती है, और ना केवल ग्रेजुएट बनाती है बल्कि उसको इनकम का एक सोर्स भी बना देती है। नॉर्मल तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति 4 वर्ष का इंजीनियरिंग कोर्स कर लेता है तो इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद वो पर्टिकुलर कोई क्षेत्र में, हो सकता है वो जैसे सिविल इंजीनियर बन गया, तो वो सिविल सेक्टर में काम करने के लायक बन जाता है, जिससे वो इनकम धीरे धीरे अपनी जनरेट करता है और आत्मनिर्भर बन जाता है। यही है उच्च शिक्षा।
ठीक। अब उसकी चुनौतियां क्या क्या है, एक नजर चुनौतियों पे देख लेते हैं। देखिए भैया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात कम है, असम लोगों के पास पर्याप्त शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, फिर पहुंच रही है तो गुणवत्ता युक्त नहीं है, फिर उसका राजनीतिकरण हो गया है, फिर संकायों की कमी है, और अगर संकाय है तो प्रतिभा पलायन हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है। अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो पढ़ के तो इंडिया में पढ़ते हैं, और फिर पढ़ने के बाद जब लायक बन जाते हैं तो सीधे फ्लाइट पकड़ के अमेरिका निकल लेते हैं। फिर लिमिटेड वित्त पोषण, लिमिटेड अमाउंट में क्या करते हैं लोगों जो शासन की फंडिंग है वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये भी एक संघर्ष देखने को मिलता है। फिर उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय विकास, एक क्षेत्र में तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, दूसरे क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन नहीं, तो ये भी एक समस्या है। फिर खराब अवसंरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर साथ साथ उच्च शिक्षा का रोजगार रोजगार के अनुरूप ना होना, कि हम एजुकेशन तो दे रहे हैं मगर उससे रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये भी एक बहुत चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। अब हम इसको सिलसिलेवार तरीके से देखिए। फॉर्मेट आपको यही रखना है, 1 से 2 लाइनों में इंट्रो रहे, 2 से 3 लाइनों को इंट्रो लीजिए, बीच में फ्लो चार्ट में आप बता दीजिए। अब आपके मन में फिर से यही चीज आ रही होगी, सर फ्लो चार्ट ही क्यों जरूरी। फ्लो चार्ट होता है क्या, जब एग्जामिनर के माइंडसेट को क्लियर कर देता है कि अगर आपके पास ये पॉइंट है तो आप ये स्टूडेंट इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हो। क्यों, लिखावट के दम पर भी व्यक्ति जांच लेता है कि लिखावट अगर सटीक है, नपे तुले शब्द लिख रहा है और एक मेच्योरिटी दिख रही है आंसर में, तो पक्का ये आदमी अनभिज्ञ नहीं है, कुछ ना कुछ तो ये जानता है, और इसके साथ वो ठक से सही करेगा और कुल मिला के 7.5 से 8 नंबर देगा 10 में से, और इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक। देखिए आपको 750 नंबर 770 नंबर लाने के प्लान बताता हूं मैं आपको। कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ऑन एन एवरेज 80 नंबर का टारगेट बनाना, 80 से 85 का ईच पेपर। ठीक। 85 यानी कि 85 दो करते हैं तो 170 नंबर आते हैं। हमको 170 नहीं 160 से 165 नंबर भी मिल जाए तो काम बन सकता है। अब 80 लाने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, 25 नंबर 2 मार्कर में 25 नंबर लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। फिर अगर आप 7 मार्कर में 3.5 3.5 नंबर प्रत्येक उसमें ला पा रहे हैं तो 35 नंबर का सेगमेंट ये हो जाता है, और 30 नंबर इस पे लेके आ जाते हैं, तो ये तो 90 आ गए, ये तो आपके सरप्लस नंबर है। ठीक, 3 दूनी 6 दूनी 8, 90 नंबर का जुगाड़ बन गया आपका। ठीक, क्या करना है, 2 मार्कर में आप 25 नंबर लाने की कोशिश करिए। फिर अगर हम 7 मार्कर में 50-50% भी ला रहे हैं, 3.5 3.5 3.5, तो 3.5 इंटू 10 यानी कि 35 नंबर, और 7 मार्कर में 6 नंबर भी ला रहे हैं, 6 पंचे 30, तो भी हमारा बहुत अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे और 90 नंबर आ जाएगा। और 90 नंबर का मतलब है डिप्टी कलेक्टर, आपको ये पोस्ट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय खुद के आलस। आलस अगर आप नहीं करेंगे तो चीजें आपकी संपन्न हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। असमान पहुंच एवं निम्न जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। भैया देखो, विश्व का जो जीईआर है, सकल नामांकन अनुपात 36.7 का है, मगर भारत का 28.4 है, तो अपेक्षाकृत कम है। ये भी एक समस्या है। अगर हमारा सकल नामांकन अनुपात बढ़ जाएगा तो लोगों का जीवन स्तर और शिक्षा का स्तर और उच्च शिक्षा का स्तर, तीनों का स्तर उठ जाएगा। फिर निम्न गुणवत्ता, होता क्या है कि क्वालिटी टीचर नहीं मिल रहे हैं, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्वालिटी का क्या है, हमारे जो सिलेबस है वो पुराना है, ढर्रे पे चलने वाला है, 50 साल पुराना है। आपकी जो एजुकेशन है और पुरानी वाली एजुकेशन में धरती आसमान का अंतर है, उसके बावजूद ये चीजें चल रही, तो ये समस्या है। फिर राजनीतिकरण हो क्या रहा है कि इसको थोड़ा सा, हाँ, क्या करना है, कई संस्थानों में संकाय भर्ती पाठ्यक्रम संसाधनों का अभाव है। विश्वविद्यालय में कुलाधिपति क्यों, हाँ चलिए डिस्कस कर देते हैं। आप इसको एक बार नजर कर लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन है तो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर लैब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही, और सब कुछ है तो जो आजकल क्या हो रहा है, कुलपति नियुक्त हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल एंट्री हो रही है, कहीं ना कहीं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड है। जब भी चीजें राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड होती है तो फिर वो काम करने में उनका मन नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ही शामिल होते हैं। हमको कोशिश करना है कि ऐसे विद्वानों का चयन करना है कुलपति के लिए जो सच में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों, जिनकी हॉबी, जिनका पैशन शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो अगर इस टाइप की चीजें करते हैं तो इसका सुधार हो जाएगा।
फिर संकायों की कमी, प्रतिभा पलायन, जो कि हमने डिस्कस किया था। 2023 की स्थिति में क्या हुआ, भारत के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30% पोस्ट खाली है। अब सोचिए कि अगर ये इतने प्रोफेसर, 100 में से 30 प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो उनके हिस्से का लोड किसी और पे होगा, और जैसे ही लोड बढ़ेगा तो उनकी क्वालिटी गिर जाएगी पढ़ाने की। सच बात है, पढ़ाने की क्वालिटी गिरेगी तो धीरे धीरे फिर वही स्तर, यही जो समस्या देखने को मिल रहा है कि लोग पढ़ने से जी चुराएंगे। आप देख रहे होंगे कि आपके खुद के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो अपेक्षाकृत उतनी भीड़ नहीं दिखेगी जितना प्राइवेट में दिखती है। क्यों? लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक, या शासन, या इसमें शासन का दोष नहीं है, इसमें वाइस वर्सा है। इसमें लोगों का अंदर से उत्साह भी आना चाहिए कि नहीं भैया, हमको ना, हमको तो ग्रेजुएट करना, ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है। लड़कियों की शिक्षा का बढ़ चढ़ कर हमको काम करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि 12वीं हमने अपनी गुड़िया को करा लिया, फुर्सत नहीं, गुड़िया को अपनी 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कराना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना है, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह ये कराइए। नहीं करा रहे कोई बात नहीं, ऐसी स्किल दीजिए जिससे वो कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए। यूट्यूब ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोल दिया, आपके पास जो भी स्किल है उठाइए और आगे बढ़िए। ठीक। फिर सीमित वित्त पोषण, क्या आप कर रहे हैं? अब धीरे धीरे यूजीसी के जो बजट है वो कट हो रहा है। शासन 2.5 या 2% का जीडीपी पे ही पैसा खर्च कर पा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि ये सबसे बड़ी समस्याओं में से। उच्च शिक्षा का अच्छे क्षेत्रीय विकास, क्या असमान क्षेत्रीय विकास। दिल्ली में, बॉम्बे में आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज तो मिलेंगे, बट जब पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इक्का दुक्का कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये क्षेत्रीय असंतुलन का एक सबसे बड़ा कारण है जिससे लोग एडमिशन नहीं लेते। आप दिल्ली में जाएंगे, मुखर्जी नगर वाले इलाके में जाएंगे जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। सोचिए अगर उनके पास केंद्रीय विश्वविद्यालय होते तो क्या वहाँ आते? वो नहीं आते, वो अपने यहाँ पढ़ते। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। फिर साथ ही साथ बुनियादी ढांचा, होता क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो फिर क्या होता है, किसी के जाने का मन नहीं करता। सबसे पहले जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या देखते हैं, अरे यार कॉलेज बहुत अच्छा है यार, हमें एडमिशन लेना है, अरे क्लासरूम कितना शानदार है, डिजिटल क्लासेस हैं, टीचर कितने अप टू डेट रहते हैं। जब ये अट्रैक्शन पैदा होता है तभी तो मन करता है। आईआईटी में, एनआईटी में जाने के लिए क्यों लोग मरते हैं? इसलिए मरते हैं क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कैंपस देखने को मिलता है, क्लासेस अट्रैक्टिव रहती है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ये सब चीजें लोगों को कॉलेज में एंटर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक। नेक्स्ट, इसमें सुधार कौन कौन से कर सकते हैं? देखिए भैया, नियामक प्रणाली, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं कि भाई जो भी नॉर्म्स बने हैं उसको लागू कराना आपका दायित्व बनता है। जैसे यूजीसी को थोड़ा सा और भी, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा कि जो तय मानक है उन मानकों के आधार पर कॉलेज चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो भैया उनकी मान्यता सीधे रद्द करिए। फेक कॉलेजेस का चलाने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर ओपन एजुकेशन करिए, भाई जो नहीं पढ़ पा रहे तो हो सकता है क्लास की जगह वो घर से पढ़ पा रहे, तो ओपन एजुकेशन, जैसे कि इग्नू है, हमारा भोज यूनिवर्सिटी है, वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ओपन एजुकेशन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नियम बहुत ज्यादा नहीं, आइए एडमिशन लीजिए, एग्जाम दीजिए और हायर एजुकेशन प्राप्त करिए। फिर योग्यता आधारित, फिर ब्लॉकचेन प्रमाण पत्र, हो सकता है कि देखिए आपकी किसी सेक्टर पे योग्यता है तो पर्टिकुलर योग्यता पे आधारित हम आपको सर्टिफिकेट कोर्स निकालना है। अब देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि अगर आपने कॉलेज, 4 वर्ष के कॉलेज को 2 महीने, 2 साल तक किया तो आपके लिए भैया सर्टिफिकेट बनेगा, या डिग्री बनेगी, या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बनेगी। वो आपकी, वो जो क्या कहते हैं, क्रेडिट्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हायर एजुकेशन की तरफ आकर्षित करेंगी। फिर शीर्षकालों को स्वायत्ता, अच्छे अच्छे जो कॉलेज हैं उनको आप एक स्वायत्त बनाइए कि नहीं भैया आपको डिसीजन आपके लेने हैं, कुछ नई नई चीजें आपको करनी है, आप करिए। आप फंड लेना, फंड लीजिए, मगर आपको काम करना है। तो इस टाइप की चीजें देंगे तो फिर क्या होगा, जो हायर एजुकेशन का जो क्या कहते हैं, एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ जाएगा, और ये चुनौतियां धीरे धीरे हमारी समाप्त हो जाएगी। कंक्लूजन लिख सकते हैं, इस प्रकार उच्च शिक्षा की दिशा में सुधार किए जाने की चाहिए, जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं किए जाने चाहिए ताकि युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके, तथा तथा देश के अपने निर्धारित, देश क्या है, अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर पाए। क्यों? क्योंकि अच्छा देश तभी सफल हो सकता है या विकसित हो सकता है जब उसके नव युवक बहुत अच्छे हों, सुचारू रूप से दिमाग लगाने वाले हों, और बहुत सारे अच्छे माइंडसेट के साथ हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो क्या बेनिफिशियल लग रहा है तो भी बताएं, आपको क्या प्राप्त करना है तो भी बताएं। ठीक,
हम कल से कोशिश करेंगे आपको आंसर देके सॉरी क्वेश्चन देकर आपसे आंसर प्राप्त करने की मंशा होगी कि भैया आप अब आंसर लिखने के लिए लायक बन चुके हैं। तो एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, एकदम बिल्कुल एकदम लो लेवल का क्वेश्चंस देंगे, आपको डेली लिखकर हमें भेजना है। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगेन मैं बता रहा हूँ, तो इन्हीं वीडियो के साथ बहुत सारी एनर्जी के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।